एविडेंस मौजूद होंगे कि किस तरह से करप्शन की गई और पाकिस्तान का पैसा लूटा गया है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे सनसनीखेज हक़ाइक़ हैं जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुने थे। ये कोर्ट ने भी सुना और सर एंथनी एवंस ने कहा कि उस जो रिसर्च थे उसके जो प्राइमरी जो टारगेट थे वो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के 8 लोग थे। ये सर एंथनी के उनके ऊपर जो मैट्रिक्स ने जो मवाद पाकिस्तान को फराहम किया वो वाली चीज़ें थी जो पाकिस्तानी हुकाम को पहले से पता थी। वो जो उनके एस्टिमेट थे, जो उनके र्यूमर्स थे, उन्होंने कहा कि उस हवाले से किसी किस्म के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। जो वाइट मनी और ब्लैक मनी और ये कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो उनको उस वक़्त कुछ नहीं मिला और यही वो जो समझते जो नैब का ओरिजिनल ख्याल था वो चीज़ें उनको नहीं मिल सकी। लेकिन 5 साल के बाद उन्होंने अपनी उस स्टेटमेंट को विड्रॉ किया। आज हम आपको बताते हैं कि ब्रॉडशीट ने 2000 में किस तरह लंदन में मैट्रिक्स रिसर्च नामी एक कंपनी को हायर किया, जिसका मकसद ये था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के जो अफराद हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना, उनकी सर्वेलेंस करना और उनके मुख्तलिफ जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना। हमारे पास वो उस कॉन्ट्रैक्ट की वो कॉपी मौजूद है, एक्सक्लूसिवली वो कॉपी हमारे पास मौजूद है जो उस वक्त मैट्रिक्स ने किया था ब्रॉडशीट के साथ। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे सनसनीखेज हक़ाइक़ हैं जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुने। जो सबसे पहले जो इवन के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को पता चला कि ब्रॉडशीट जिसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वो नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और जो दीगर लोगों के एसेट्स ढूंढेंगे, पता ये चला कि एक्चुअली ब्रॉडशीट ने जो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद सबसे पहले उन्होंने किसी और एजेंसी को काम दिया और उनसे कहा कि आप ये काम करें। यानी ये एक इतना बड़ा स्कैंडल इन इटसेल्फ है कि ब्रॉडशीट किसी और कंपनी को हायर करता है। जो मैट्रिक्स रिसर्च है उसका वो लंदन बेस्ड एक कंपनी और इसके जो काम करने वाले लोग हैं ये सारे MI5 MI6 के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और मुख्तलिफ जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड और मुख्तलिफ बरतानिया की जो पुलिस सर्विसेज हैं उसके जो रिटायर्ड डिटेक्टिव्स हैं ये वो लोग हैं जिनका एक प्रॉपर एक्सपीरियंस है ये जो एसेट्स ट्रेसिंग में, इंटेलिजेंस ऑपरेशन में, सर्वेलेंस में और इस तरह की जो मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स तैयार करना सिक्योरिटी के हवाले से, ये सारे इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स हैं वो हैं। लेकिन इस केस में ये हुआ कि नवाज शरीफ के ऊपर उन्होंने रिसर्च की, तकरीबन £500,000 उन्होंने ब्रॉडशीट से लिए। जो एग्जैक्ट फिगर है वो बनता है 4,70,000 के, जिन्हें तकरीबन £500,000 उन्होंने दिए और उन्होंने तकरीबन 1.5 से 2 साल रिसर्च की। जो ही ये कंपनी जो इस कंपनी को हायर किया गया उसके फ़ौरन बाद इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे रॉबर्ट बाइन, उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया और उनके साथ उनके एक और जो कलीग थे वो भी पाकिस्तान गए। वहाँ पर उन्होंने जाकर तकरीबन 1 साल के बाद उन्होंने वहाँ जाकर नैब को एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन दी जिसमें 40 से 50 नैब के ऑफिशियल्स मौजूद थे। उस प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने उनको बताया कि नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर की है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो मैट्रिक्स है उस वक्त जो प्रेजेंटेशन दी, जब लंदन हाई कोर्ट में जब ये 2015 में 2016 में जब ये ट्रायल हुआ जहाँ पर जो सर एंथनी एवंस के सामने जो ब्रॉडशीट के जज हैं, उस वक्त जो रॉबर्ट ब्रायन थे उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने पाकिस्तान में प्रेजेंटेशन दी और जो इन्फॉर्मेशन वो बरतानिया से लेकर गए उसमें नैब के हुकाम ने और पाकिस्तानी जो वहाँ पर जो एजेंसीज है उन्होंने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया। यानी जो यहाँ से उन्होंने पूरा जो तकरीबन £500,000 की अमाउंट जो उनको मिली उसके बाद जो वो पूरा रिसर्च वर्क पाकिस्तान लेकर गए उसको पाकिस्तानी हुकाम ने ये इस काबिल नहीं समझा कि वो उस तरह का एविडेंस है जो पाकिस्तान को चाहिए था। यानी पाकिस्तानी हुकाम को क्या चाहिए था, ब्रॉडशीट ने वादा ये किया था कि आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दें, हम डैमनिंग एविडेंस देंगे जिसमें स्टोलन एसेट्स होंगे, जिसमें बैंक अकाउंट्स होंगे, मनी ट्रेल होगा और जिसमें लंबी चौड़ी उसमें पूरे एविडेंस मौजूद होंगे कि किस तरह से करप्शन की गई और पाकिस्तान का पैसा लूटा गया। यानी जो एक पॉपुलर नैरेटिव है कि लूटी हुई दौलत बाहर ले गए, उसमें जो प्राइमरी टारगेट थे ये कोर्ट ने भी सुना और सर एंथनी एवंस ने कहा कि उस जो रिसर्च थे उसके जो प्राइमरी जो टारगेट थे वो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के 8 लोग थे। ये सर एंथनी एवंस की जजमेंट में है कि ये वो लोग थे जिनके ऊपर मैट्रिक्स ने काम किया। लेकिन हुआ क्या कि उनके ऊपर जो मैट्रिक्स ने जो मवाद पाकिस्तान को फराहम किया वो वाली चीज़ें थी जो पाकिस्तानी हुकाम को पहले से पता थी। यानी ये कि जिस बुनियाद पर वो इन्वेस्टिगेशन हुई वो ये थी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो लूटी हुई दौलत है। लेकिन उस रिसर्च के दौरान जो मैट्रिक्स है जो बहुत अच्छी प्रोफेशनल कंपनी है उनको कुछ नहीं मिला। और यही वो पॉइंट है कि जब वो मैट्रिक्स के लोग पाकिस्तान गए 2001 में 2001 के एंड में उन्होंने 2 डिफरेंट विज़िट किए। उसके बाद आकर उन्होंने कहा कि उसके बाद ना नैब हुकाम ने हमसे कोई
इंटरेस्ट शो किया और ना ही उसके बाद हमने काम किया। जो मैट्रिक्स के जो फाउंडर हैं रॉबर्ट बायन, उन्होंने वहाँ पर बाकायदा अपना एविडेंस दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से प्रोफेशनली काम किया, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने उनके काम को उस तरह से नहीं देखा और शायद ये कि बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड पाकिस्तानी हुकाम नज़र आए। अब से थोड़ी देर पहले हमारी उनसे बात हुई है, उन्होंने हमें अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है जो जियो न्यूज़ और द न्यूज़ में छप चुकी है, वहाँ पर पब्लिश हो चुकी है, जिसमें उन्होंने जो मैट्रिक्स के जो फाउंडर हैं, जो उसके एमडी हैं, उन्होंने ये कहा कि वो उस वक्त क्या डिटेल्स उनके पास हुई थी वो जो क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी रीज़न है उसकी वजह से वो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये इस बात को माना कि जो हमारी मालूमात हैं, जो हमारे पास मुख्तलिफ जो उन मीटिंग्स के बारे में जो एविडेंस मौजूद है, जो हमारे मुख्तलिफ जो आई विटनेसेस ने उस दौरान बताया, और उसके साथ साथ मैट्रिक्स के लिए उस वक्त काम करने वाले एक जो डिटेक्टिव्स थे, हमारी उनसे बात हुई, उस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन जो इस वक्त जो मैट्रिक्स के एमडी हैं, उन्होंने कहा कि वो उस हवाले से बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो उस बहुत सारी मीटिंग्स को हवाले से वो कंफर्म करते हैं कि उन्होंने कोर्ट में विटनेस स्टेटमेंट दी थी और ये कि उन्होंने विजिट्स किए थे। उन्होंने अपने क्लाइंट्स के हवाले से कुछ नहीं बताया। क्लाइंट्स उनके उस वक्त कौन थे? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो था। क्लाइंट्स उनके थे जो मुख्तलिफ जो नैब और जो ब्रॉडशीट जो फंडामेंटली उनके उस वक्त के क्लाइंट्स थे। जो एक डिटेक्टिव्स ने उस वक्त हमारे साथ जो काम किया था इस केस पर, उन्होंने ये बताया कि वो उनके पास जितना भी जो अवेलेबल डेटा था, जो वो डीप रिसर्च के ज़रिए, जो डीप सर्च के ज़रिए उन्होंने ढूंढा, वो उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम को दिया। लेकिन वो जो स्मोकिंग गन है, वो जो पाकिस्तानी हुकाम को उस वक्त चाहिए था, चाहे वो प्रोसिक्यूशन के लिए हो या पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, वो नहीं उनको दे सके। और उन्होंने ये कहा कि जो एविडेंस उन्होंने जो भी उन्होंने मटेरियल पाकिस्तान को दिया, वो वही था जो फैक्चुअल था, और ये कि वो उसको ना हाइप अप करने पर यकीन रखते थे, ना स्पाइस अप करने पर, और ये कि उन्होंने जो उनको प्रोवाइड किया, ये वही चीज़ें थी कि जो उस वक्त उनको देनी चाहिए थी, और उसमें उनको इलीगैलिटी नहीं मिली। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने डीप रिसर्च की, लेकिन उसके बावजूद वो जो जिस तरह की उनको चाहिए था कि जो वाइट मनी और ब्लैक मनी और ये कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, वो उनको उस वक्त कुछ नहीं मिला। और यही वजह है कि वो जो उस वक्त वो काम के सामने वो इससे ज़्यादा कुछ पेश नहीं कर सके। मैट्रिक्स का जो किरदार है वो बहुत इस हवाले से अहम है कि उस वक्त वाहिद वो कंपनी थी जिसने काम किया, और उसने न सिर्फ बरतानिया बल्कि यूके और यूरोप की हद तक मुख्तलिफ जो उन्होंने अपनी रिसर्च की, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल सका। और यही वजह है कि जब सर एंथनी एवंस के सामने ये पूरा केस गया, उन्होंने मुख्तलिफ शवाहिद देखे, और उन्होंने फिर जब नैब को जो अवार्ड किया, ये वो वाले ख्याली रकम के ऊपर किया कि जिसके बारे में उन्होंने कहा कि शायद अगर काम करने दिया जाता और नैब के साथ जो 20% वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो ना तोड़ा जाता, ब्रॉडशीट अगर और नैब का कॉन्ट्रैक्ट ना टूटता, और ये कि वो जो ब्रॉडशीट ने जो नैब ने जिस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, तो उनको ये रकम मिल सकती थी अगर कॉन्ट्रैक्चुअल वायलेशन ना होती। जो मैट्रिक्स रिसर्च है उसका काम अभी तक जारी है। मैट्रिक्स के जो लोग अपने मुख्तलिफ इस हवाले से जो इंटेलिजेंस लेड काम अभी तक कर रहे हैं। कोर्ट में जो मैट्रिक्स के हवाले से किसी किस्म की जो जज के सामने जो एविडेंस सामने आया, उसमें कहा गया है कि वो एक अच्छे प्रोफेशनल्स की कंपनी है और ये कि प्रोफेशनली काम करते हैं। लेकिन कोर्ट में ये क्लियरली सामने आया कि जो पाकिस्तान के जो वकला थे, उन्होंने भी जो मैट्रिक्स थे उसके काम को कॉन्टेस्ट नहीं किया। लेकिन ये क्लियरली कोर्ट के सामने इस्टेब्लिश हुआ कि जिस तरह का डैमनिंग जो मवाद ढूंढ रहे थे, जिस तरह के मवाद का वादा था, वो उनको नहीं मिल सका। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरल अमजद ने फिर ये कहा, और जनरल अमजद की ये स्टेटमेंट है, जनरल अमजद ने ये कहा कि उन्होंने जो उस पूरे अरसे में जिस तरह का मवाद पाकिस्तान को दिया गया, जो ब्रॉडशीट ने दिया, यानी जो मैट्रिक्स और ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान को मवाद दिया, उस काइंड का प्रूफ, उस टाइप का प्रूफ पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल नहीं था। और ये कि जो चीज़ पाकिस्तान को चाहिए थी उस वक्त, वो ब्रॉडशीट नहीं दे सका। ये जनरल अमजद की स्टेटमेंट है, जो उन्होंने जो उस वक्त नैब के चेयरमैन रहे, जो बुनियादी उसके जो सबसे पहले नैब के जो चेयरमैन थे, ये उनकी स्टेटमेंट है। उसके बाद जनरल मकबूल की स्टेटमेंट है, और जनरल हफीज़ जो उस दौर के तकरीबन 3 से 4 सालों में जो नैब के जो इन्होंने चेयर किया, हेड किया, उन सब की स्टेटमेंट है। और मुश्तरका तौर पर उन्होंने कहा कि जिस क्वालिटी का काम दिया गया, यानी जो समझते जो नैब का ओरिजिनली ख्याल था, वो चीज़ें उनको नहीं मिल सकी। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो नैब के उस वक्त के जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे फारूक आदम खान, उन्होंने ये कहा कि 2010 में उन्होंने ये कहा, और ये बुनियाद बनी थी
कि नवाज शरीफ और मुख्तलिफ के उनके जो रुफ़का हैं उनके तकरीबन $1 बिलियन तक के उनके एसेट्स हैं बरतानिया में। लेकिन 5 साल के बाद उन्होंने अपनी उस स्टेटमेंट को विड्रॉ किया और फिर उन्होंने कहा कि ये सारा एस्टिमेट था, और उनका जो एस्टिमेट था वो गॉसिप पर, क़यास साराइयों पर और र्यूमर्स पर मबनी था। उसके लिए वो जो उनके एस्टिमेट थे, जो उनके र्यूमर्स थे, उन्होंने कहा कि उस हवाले से किसी किस्म के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है।